ओम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक निर्णय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बड़ी राहत दी है और अब केंद्रीय कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। उच्च न्यायालय की टिप्पणियों ने राष्ट्रवादी विचारधारा को कुचलने के लिए केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें के कुत्सित प्रयासों को गहराई से रेखांकित भी किया है। और जो टिप्पणियां हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उसे प्रत्येक देशवासी को बहुत गंभीरता और गहराई से समझने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार का निर्णय अनावश्यक और औचित्यहीन है। न्यायाधीश सुश्रुत धर्माधिकारी एवं गजेंद्र सिंह द्वारा 1966 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की वैधता पर भी चुनौती दी। आपको मालूम है कि 1966 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी वह उनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते थे। इस आदेश के विरोध में दायर याचिका पर निर्णय देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि आरएसएस जैसी गैर सरकारी संस्थाओं पर पड़ने वाले इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए न्यायालय को यह उचित लगता है कि इस विषय में वह अपनी टिप्पणियां दें, जिससे कि आने वाले समय में कोई सरकार अपनी सनक और मौज के चलते राष्ट्रीय हितों के लिए कार्यरत किसी स्वयंसेवी संस्था को सूली पर न चढ़ा दे। ये बहुत बड़ी टिप्पणी उच्च न्यायालय ने की है, लेकिन कांग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं, कि शायद ही उस पर कोई फर्क पड़े। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जैसा कि गत 5 दशकों से आरएसएस के साथ होता आया भेदभाव ये बताता है कि पिछली सरकारों ने राष्ट्र हित में काम करने वाली संस्थाओं के साथ क्या शुरू किया है। केंद्र सरकार द्वारा 1966, 1970 और 1980 के आदेशों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर आरएसएस में प्रवेश को यह बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था कि आरएसएस एक सांप्रदायिक संगठन है और गैर धर्मनिरपेक्ष संगठन है और इसकी गतिविधियों में शामिल होने से समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इससे आहत होकर एक केंद्रीय कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनका नाम है पुरुषोत्तम गुप्ता, उन्होंने केंद्र सरकार के इस आदेश को उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में चुनौती दी थी। आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारी सेवा काल के दौरान तो प्रतिबंधित थे ही थे, सेवानिवृत्ति के बाद भी आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकते थे। और ये प्रतिबंध सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं, केंद्र के जो पीएसयूज हैं उन पर भी लागू था। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। पुरुषोत्तम गुप्ता ने सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि आरएसएस की जाने वाली सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से प्रभावित होकर वह, यानी याचिकाकर्ता, एक सक्रिय सदस्य के रूप में आरएसएस में शामिल होना चाहता है। लेकिन केंद्र सरकार ने वर्ष 1966 से ही केंद्रीय कर्मचारियों को आरएसएस में प्रवेश से या उसकी गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंध लगा रखा है। संघ की गतिविधियों में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर एक्शन लिया जाता है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। और ऐसे में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो शामिल होना चाहते हैं, वो देश की और समाज की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया और जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया, लेकिन केंद्र की सरकार ने जवाब दाखिल करने में बहुत समय लगाया। केंद्र में भाजपा की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है और इस सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। एक्चुअली जवाब इस पर दिया जाना था कि उच्च न्यायालय ने पूछा था कि क्या केंद्र के पास कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसी रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट, कोई सर्वेक्षण या कोई सूचना जिससे यह सिद्ध होता हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांप्रदायिक संगठन है, गैर धर्मनिरपेक्षतावादी संगठन है और इसमें शामिल होने से समाज में गलत संदेश जाएगा। लेकिन बार बार अनुस्मारकों के बाद केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और इससे आजिज आकर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि अब वह इस पर फैसला देंगे और केंद्र सरकार के जो आदेश हैं उन पर एक व्यू लेंगे। और इस तय समय सीमा में
जो केंद्र सरकार के वकील थे उच्च न्यायालय में, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1966, 1975, 1980 में पारित आदेशों में संशोधन कर दिया है। इसलिए अब केंद्रीय कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में सम्मिलित होने पर लगा प्रतिबंध हट गया है, और इसलिए इस याचिका में अब कोई दम नहीं है। उन्होंने न्यायालय को बताया, यानी जो केंद्र सरकार के वकील हैं, उन्होंने न्यायालय को बताया कि 9 जुलाई 2024 को, अभी कुछ दिन पहले, केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 1966 में जारी इस 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने के एक ज्ञापन जारी कर दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों, अधिकारियों, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं, कि आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया। कितने अफसोस की बात है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, और मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में, वह भी उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध निर्णय देने के भय से, पुराने आदेशों में संशोधन करना पड़ा है। सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी पितृ संगठन से आते हैं। वो एक पूर्णकालिक प्रचारक थे, और एक प्रचारक के रूप में उनकी जो व्यक्तित्व में बदलाव आया, जो उनकी प्रतिभा बढ़ी बनी, जो संगठन में उन्होंने कार्य किया, उसी से आज वो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हुए हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा संगठन है जिसका प्लेसमेंट सबसे अधिक है दुनिया में। आप आज की परिस्थिति में अगर निगाह डालें तो केंद्र में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित लगभग ज्यादातर मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो आरएसएस से हैं। जो राष्ट्रपति थे मिस्टर कोविंद जी, वो भी संघ से थे। उपराष्ट्रपति भी संघ से हैं। न जाने कितने राज्यपाल आरएसएस से हैं। लगभग सारे भाजपा के मुख्यमंत्री भी आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, उनके कैबिनेट मंत्री, और तमाम राज्यपाल और दूसरे जो स्वायत्तशासी संगठन हैं, उनके अध्यक्ष भी आरएसएस से हैं। तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका सरकार में प्लेसमेंट सबसे अच्छा है। दुनिया में इतना अच्छा प्लेसमेंट किसी भी संस्था का नहीं है। स्वाभाविक है कि इनमें कुछ तो अच्छाइयां होंगी। न्यायालय ने इस पर विचार किया और अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि आरएसएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध प्राप्त संगठन को अनुचित तरीके से प्रतिबंधित संगठनों की सूची में रखा गया था, इसलिए प्रतिबंध हटाना आवश्यक है। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास होने में 5 दशक से भी अधिक का समय लग गया। 1966 में जो प्रतिबंध लगाया गया था, वो 2024 में हटाया जा रहा है, और इसमें 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रह चुकी है, और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रह चुकी है। और अटल बिहारी वाजपेयी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। उनके डिफेंस में लोग कह सकते हैं कि सात साझे की होली थी, बहुत दलों की मिलीजुली सरकार थी, इसलिए शायद ऐसा नहीं कर पाए हों। लेकिन जनता पार्टी की सरकार थी, वह भी सात साझे की होली थी 1977 में, और उसने सरकार में आते ही पहला काम किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था, और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको भी हटा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पास भी क्या मजबूरी थी, और मोदी सरकार के पास भी क्या मजबूरी रही होगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इन 50 वर्षों में इस आदेश की, यानी प्रतिबंध पर कभी भी समीक्षा नहीं की गई कि अब आज क्या स्थिति है, हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाना चाहिए। और आज अगर पुरुषोत्तम गुप्ता ने याचिका दायर नहीं की गई होती, तो ये जो प्रतिबंध लगा था, ये अनंत काल तक लगा रहता, इसे कोई नहीं हटाता। ये याचिका का ही परिणाम है कि उच्च न्यायालय ने उस याचिका में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया, उससे जवाब मांगा, और केंद्र सरकार को सोचना पड़ा। दबाव में आकर केंद्र सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा लिया। तो ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि अगर ये याचिका दायर नहीं होती तो ये प्रतिबंध अनंत काल तक लगा रहता। अभी सोचने की बात है कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्णकालिक प्रचारक प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, तो ऐसी सरकार अगर प्रतिबंध नहीं हटा सकी 10 सालों में, तो इसे क्या कहा जाएगा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा किया गया था, जो स्वयं कांग्रेसी थे। अब देखिए, जो कांग्रेस वाले तमाम दुनिया भर की बातें करते हैं, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद कांग्रेस का नेतृत्व गांधी के हाथों में आ गया था। और गांधी के बारे में आज किसी को भी संदेह नहीं हो गया होगा, जो मुस्लिम तुष्टिकरण में पूरी तरह से अंधे थे। उन्होंने हिंदू हितों को ताक पर रख दिया, बिल्कुल बेपरवाह थे हिंदुओं के लिए। मोपला में हिंदुओं का बीभत्स नरसंहार हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। एक से एक धनाढ्य व्यक्ति थे, वो सड़कों पर आ गए। वो सिर्फ नमक के लिए भीख मांग रहे थे। आप सोच सकते हैं, क्योंकि उनके घर, मकान, संपत्तियों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस भी चुप रही और गांधी को चुप रहना ही था। लेकिन गांधी ने वहीं मुस्लिमों के खलीफत आंदोलन को खिलाफत आंदोलन बदल दिया। खलीफत आंदोलन था टर्की के खलीफा को बहाल करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ चलाया जा रहा आंदोलन था। अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए कि अगर आप टर्की के खलीफा को दोबारा स्थापित नहीं करते हैं तो भारत को वो दारुल इस्लाम बनाने के लिए सेना का प्रयोग करेंगे, दूसरे देशों से सहायता भी मांगेंगे। दारुल इस्लाम ये होता है कि जो भूमि पूरी तरह से मुसलमानों के कब्जे में हो। आप सोचिए कि मुसलमानों की जो अली बंधु थे, उनका चलाया हुआ खलीफत आंदोलन था, जिसे गांधी जी ने हिंदुओं को धोखा देने के लिए खिलाफत आंदोलन कर दिया और उसको स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ दिया। और जबकि अली बंधु साफ साफ कह रहे थे कि अगर अंग्रेजों ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे भारत को दारुल इस्लाम बनाने के में लग जाएंगे। और ये सब स्पष्टीकरण के बाद भी गांधी जी ने अली बंधुओं को आशीर्वाद दिया सफलता का। आप सोच सकते हैं कि गांधी जी क्या कर रहे थे। उस समय हिंदू हितों की बात करने वाला कोई भी नहीं था। डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़ दी और इसके बाद उनके मन में विचार आया कि हिंदुओं की रक्षा तो करनी होगी, हिंदुओं की सांस्कृतिक पहचान बचानी होगी, सनातन संस्कृति को बचाना होगा। जो करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति है, इसको कौन बचाएगा। और ऐसा सोचकर उन्होंने जो संगठन बनाया उसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बनने के तुरंत बाद नागपुर में दंगे हुए। और उन दंगों में जो मुस्लिम आगजनी करके घरों में महिलाओं से बलात्कार करके सामान लूट कर भागते थे, पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोर्चा जमाया और मुसलमानों को, आतंकवादियों को, दंगाइयों को मुंह की खानी पड़ी और वो वापस चले गए। और इस घटना से पूरे मुस्लिम जगत में यह संदेश गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रहते हिंदुओं का धर्मांतरण भी नहीं कर पाएंगे और इस हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम भी नहीं बना पाएंगे। और यही रंजिश शुरू हो गई। और ये रंजिश मुसलमानों के दिलों में इतने गहरे से बैठ गई है कि अगर दुनिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो मुस्लिम समुदाय है। वो चाहे भारत का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, या किसी इस्लामिक कंट्री का। जब कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया, जी हाँ, कांग्रेस ने स्वयं देश का विभाजन स्वीकार किया और अंग्रेजों ने खुश होकर जब वो जाने लगे तो सत्ता का हस्तांतरण कांग्रेस को कर दिया। और सत्ता पाने के बाद जवाहरलाल नेहरू और उनकी सारी कांग्रेस ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए क्या नहीं किया। और मुस्लिमों को खुश करने के लिए ही समय समय पर आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। इसकी बुनियाद तो स्वतंत्रता से पहले ही पड़ गई थी। आपको मालूम होगा कि स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश इंडिया में पंजाब प्रांत और ऐसे प्रांत थे जहां पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो पंजाब प्रांत के प्रधानमंत्री थे मलिक खिजर हयात दीवाना। उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अंग्रेजों के दबाव में 4 दिन बाद ही इस प्रतिबंध को हटा लिया गया। लेकिन 1948 में गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया, जो तमाम आयोगों की रिपोर्ट, न्यायिक अ, जांच, तमाम उसके बाद 11 जुलाई 1949 को हटाया गया। 1966 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस द्वारा आयोजित गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। और उसका लॉजिक ये दिया कि आरएसएस एक सांप्रदायिक संगठन है, देश की विघटनकारी शक्तियों में शामिल है, देश का विभाजन चाहता है और देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी उसकी गतिविधियों में भाग लेते हैं तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और इसलिए ये प्रतिबंध लगाया गया। केंद्र सरकार का इससे भी मन नहीं भरा, कांग्रेस की सरकार का,
कांग्रेस की सरकार ने 1970 में 25 जुलाई 1970 को एग्जैक्टली, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उस आदेश को और सख्त कर दिया। उसमें तमाम धाराएं उपधाराएं जोड़ी गई, अनुशासनात्मक कार्रवाई का भय दिखाया गया और इवन जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको भी दंडित करने का प्राविधान डाल दिया गया। 1975 में जिस समय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, बहुत सारे संगठनों पर टूट पड़ी और अन्य संगठनों के साथ साथ आरएसएस पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन जैसे ही जनता पार्टी का शासन आया 1977 में, उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिबंध हटा लिया और यही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के आरएसएस में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लिया। दुर्भाग्य से जनता पार्टी की सरकार बहुत अधिक चल नहीं सकी और 1980 में सत्ता में वापस आने के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर तो प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस में शामिल होने पर, उनकी गतिविधियों में भाग लेने पर स्ट्रिक्ट रोक लगा दी। बहुत ही सख्त कानून बना दिया, उसको रिपीट किया और उसमें फिर से बदलाव किए। 10 दिसंबर 1992 को जिस समय अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ, उसके बाद फिर से आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन 4 जून 1993 को न्यायमूर्ति बाहरी आयोग द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने को अनुचित करार दिया गया और इसके बाद प्रतिबंध फिर एक बार हटा लिया गया। इसके बाद आरएसएस पर आज तक प्रतिबंध तो नहीं लगाया गया, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर जो प्रतिबंध लगा था वो एज इट इज चलता रहा। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तब भी ये प्रतिबंध नहीं हटाया गया। 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे देश के। लेकिन 2006 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए आरएसएस में शामिल होने के प्रतिबंध को हटा दिया था। 2008 में भाजपा की हिमाचल प्रदेश सरकार ने हटा लिया, 2015 में रमन सिंह की छत्तीसगढ़ सरकार ने हटा लिया और 2021 में मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा सरकार ने भी हटा लिया। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। 2014 में ही ये अपेक्षित था कि नरेंद्र मोदी संघ के गतिविधियों में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लगे प्रतिबंध को हटा लेंगे। लेकिन 2014 में ना सही, 2024 में ही सही, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध को हटा दिया। उनको बहुत बहुत साधुवाद। यद्यपि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सरकार के इस फैसले की कटु आलोचना की है। लेकिन आलोचना क्यों की है ये समझना मुश्किल नहीं है। किसी को भी संदेह नहीं कि ये पार्टियां सत्ता प्राप्त करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण में किसी भी हद तक जा सकते हैं, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर सकते हैं, राष्ट्रीय हितों से समझौता कर सकते हैं और देश की एकता और अखंडता के लिए स्वयं खतरा बन सकते हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं। वास्तविकता तो यह है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण तथा समर्पण भाव से समाज सेवा में लगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए गए अन्यायपूर्ण प्रतिबंध ये असंवैधानिक और गैर कानूनी भी था। देश से ही सही, केंद्र सरकार द्वारा जो हटाया गया है ये सराहनीय कदम है। जो सेवानिवृत्त केंद्रीय अधिकारी पुरुषोत्तम गुप्ता की याचिका के कारण संभव हो सका, ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने बहुत दरिया दिली दिखाते हुए अपने आप सब कुछ कर दिया। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तो जब याचिकाएं पहुंचती हैं उस पर ही फैसला लेते हैं। अगर पुरुषोत्तम जी अगर इस याचिका को फाइल नहीं करते तो संभवतः केंद्रीय कर्मचारियों पर लगा ये प्रतिबंध अनंत काल तक चलता रहता। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध हटाना एक सराहनीय कदम है। लोग चाहे जितनी बुराई करें, मोदी सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी है कि कम से कम उन्होंने प्रतिबंध हटा दिया। ये श्री पुरुषोत्तम गुप्ता की याचिका के कारण संभव हो सका। अगर उन्होंने ये याचिका फाइल नहीं की होती तो आज भी ये प्रतिबंध लगा होता और उच्च न्यायालय ने खुद ही कहा है कि अगर ये याचिका नहीं आई होती तो संभवतः ये प्रतिबंध अनंत काल तक लगा रहता। संघ को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अधिक से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को संगठन से जोड़कर समाज सेवा का दायरा बढ़ाना चाहिए। और केंद्रीय कर्मचारियों से भी मेरी अपील है, उनसे गुजारिश है कि वो इस मौके का फायदा उठाएं और तुरंत आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हों। उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम और राष्ट्र सेवा में जो समर्पण का भाव है उसमें अपनी आहुति दें और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता मजबूत करने के लिए, इस देश की प्राचीन संस्कृति को बचाने के लिए आगे आए। इस अंक में यहीं तक, फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें।